हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मानचित्र संबंधित प्रश्न है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो अगर आपने देखा तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 70 नंबर का आपका पेपर आता है, 70 में 70 आप लेकर आओगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिया भी गया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं पेपर में 100% आएगा। और आज है 1 जनवरी, तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर सारे स्टूडेंट्स को। और अच्छे से आज से अपना पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो ध्यान से देखना। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ जो है वो किस वर्ष में हुआ? जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति है ना, उसका जो प्रारंभ है वो किस वर्ष में हुआ था? 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1787 ईस्वी। तो माय डियर स्टूडेंट, जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी की क्रांति का जो प्रारंभ है वो 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी, यानी कि हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जर्मनी का एकीकरण जो है मुख्य भूमिका किसकी थी? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो सबसे मेन भूमिका था वो किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क, विलियम प्रथम, हिटलर या मैथ्सनी? तो जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे मुख्य भूमिका था, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, वो था ऑटो वन बिस्मार्क का। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क का जो था वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है माय डियर स्टूडेंट, जो वो 1930 में चलाया गया था। कब? 1930 में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में, 1904 में, या फिर 1857 में, या फिर 1855 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अब आप लोग देखो, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो हमारा महामंडी है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1924 में, 1929 में, या फिर हमारा 1934 में? तो महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1929 में। ठीक है, 1929 में जो है महामंडी का प्रारंभ हुआ था, यानी कि 5 का हमारा ऑप्शन नंबर ग सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है वो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? जो औद्योगिक क्रांति है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ था? अमेरिका में, रूस में, इंग्लैंड में या चीन में? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ? इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से हुआ था माय डियर स्टूडेंट औद्योगिक क्रांति। ठीक है, जो हमारा औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7 तक? क्वेश्चन नंबर 8 है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? जो पुनर्जागरण है उसकी शुरुआत किस देश में हुआ था? रोम में, इटली में, ब्रिटेन में या ऑस्ट्रिया में? तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो हमारा किस देश से हुआ था? इटली से हुआ था। कहां से हुआ था? इटली से। ठीक है, तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो इटली से हुआ था, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब जो है हमारा, पंजाब राज्य है, उसमें जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मेन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो हमारा है वो किस राज्य में स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहां है?
पश्चिम बंगाल, खा वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, कि जो हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसने, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? कहने का मतलब है जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसको किसने भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, अन्ना हजारे। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिसने कहा था भाई कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो आधुनिक भारत का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? चावल, मोटे अनाज, चना, काला चना या कपास? तो भैया इसमें से जो हमारी रबी की फसल है वो कौन सा है? वो है चना या फिर काला चना। क्या है? चना या काला चना जो है एक रबी की फसल है। और क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार, जिसमें रेशे होते हैं, रेशे लगते हैं, रेशेदार फसल आपको बताना है। जूट है, कपास है, या फिर हमारा जूट है, कॉफी है, जो है रबड़ है। भाई रेशेदार फसल सभी को पता होगा कौन सा है, वो है जूट। कौन सा है? जूट जो है वो एक रेशेदार फसल है, ठीक है। जूट हमारा कैसा फसल है? एक रेशेदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित आगे नहीं लिखा है क्या? निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? क्या है? अग्रणी उत्पादक है। किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, अर्वरक या तांबा? तो झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। किसका? अर्वरक जो होता है, अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। 14 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा ऊर्जा है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या फिर ज्वारीय ऊर्जा? तो इसमें जो हमारा है कोयला एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कैसा है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा ऐसा परिवहन इन चारों में से जो भारत में प्रमुख साधन है, सबसे अच्छा साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन? तो भैया जो भारत में सबसे अच्छा परिवहन है वो तो सभी को पता है, सड़क परिवहन ही है। कौन सा है? सड़क परिवहन ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? संघीय राज्य जो बिल्कुल अच्छा राज्य हो, सिटी नहीं, राज्य 28 है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? बहुजन समाज पार्टी के कौन सा संस्थापक है इन चारों में से? कांसीराम साहू महाराज, बी.आर. अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फूले? तो इसमें से कौन है जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? तो वो हमारे कौन से हैं? कांसीराम। कौन है? कांसीराम जो हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने के आधार है? किसी देश का विकास जो है अगर उसको निर्धारित करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्वास्थ्य तथा शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर या उपयुक्त में से सभी? तो भाई किसी देश का अगर आपको मतलब विकास निर्धारित करना है तो वो उपयुक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य व शिक्षा का कौन सा स्तर है, प्रति व्यक्ति आय क्या है ये भी पता होना चाहिए, व्यक्तियों की साक्षरता स्तर पति होनी चाहिए, एंड उपयुक्त सभी, इसीलिए तो मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा कृषि क्षेत्रक कहते हैं? कृषि क्षेत्रक कौन सा? 3 क्षेत्रक है, एक प्राथमिक क्षेत्रक, एक द्वितीय क्षेत्रक, एक तृतीय क्षेत्रक। लेकिन इन तीनों में से हमारा कौन सा है जो एक कृषि क्षेत्रक है, जिसमें हम लोग कृषि के बारे में बातें करते हैं? तो भाई जो हमारा कृषि क्षेत्रक है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है। कौन सा है? प्राथमिक। तो इसमें हमने अगले 20 ऑब्जेक्टिव देखा है। 20 ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार कर लेना। देखो मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, मैं आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार भी करने हैं और बोर्ड एग्जाम में जाना है, छापना भी है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, हमें सारे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लघुत्तरीय जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पहला
जो यूरोप है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है? मतलब जो हमारा यूरोप है उसमें जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है। तो इसमें जो संस्कृति है उसका क्या योगदान है? संस्कृति, भाई संस्कृति का तो योगदान होगा ही ना, तो क्या है, चलो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। भाई यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, अगर उसमें संस्कृति के योगदान की बात करें तो हम निम्न बातों द्वारा समझ सकते हैं। प्रथम उदाहरण, पहला उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था, ठीक है। द्वितीय उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, जो अपने क्षेत्र की बोलियां होती हैं, ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां जो है, जो क्षेत्रीय बोलियां, ठीक है, क्षेत्रीय बोलियां जो है राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती हैं और जो अधिकांशतः निरक्षर हैं, ठीक। भाई अगर आप कोई भी क्षेत्र है, कोई चीज़ आप बताओगे तो वो इतनी जल्दी हर जगह फैलेगी ना कि लगेगा कि पूरा नेटवर्क कवरेज बिल्कुल फुल है, ठीक है, क्योंकि वो क्षेत्र की औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, लोग होते हैं, बहुत कोई काम रहता नहीं है। तृतीय उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं। कैरोल कुर्फिलिस्का एंड पोलिस नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने अपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया, ठीक है। तो ये 3 उदाहरण हम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, 3 ही उदाहरण है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 3 ही उदाहरण है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास में जो संस्कृति का योगदान है, यही योगदान है भाई जो संस्कृति का है, ठीक है। ये हमारा पहला लघुत्तरीय क्वेश्चन है। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों का सारा सब्जेक्ट पढ़ाना है और अच्छे से आपको नंबर भी लाना है, ठीक है। तो ये हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाऊं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। जो सत्याग्रह का विचार है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। देखो, सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। जो भाई सत्याग्रह का विचार है उसका जो मूल आधार है वो है सत्य की शक्ति पर आग्रह। हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य की खोज करना चाहिए और सत्य अहिंसा के पर चलना चाहिए, ठीक है। वही तो कह रहा है कि सत्य के विचार का मूल आधार है सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी के इसके प्रबल समर्थक थे, जो गांधी जी थे इसके प्रबल समर्थक थे तथा इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, देखो एक एक पॉइंट समझना, अगर आपका जो उद्देश्य है वो सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सत्य हो, सत्य अहिंसा के सहारे पे चलते हो, तो आपको किसी भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जीत चुके हो। ये पहले गांधी जी ने कहा था, जो कि अब के टाइम ये सब नहीं देखा जाता, ठीक है। अब तो पैसा दो, तमाशा देखो। दूसरा, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो सकता है। जो प्रतिशोध है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भाई सत्य अहिंसा का जो धर्म है वो सभी को एक साथ कर सकता है। अगर सारे लोग एक साथ हो जाएंगे, सत्य बोलोगे तो एक साथ हो ही जाओगे, क्योंकि भाई सत्य बोलना बहुत ही ज्यादा हार्ड भी है, बहुत सारे लोग नहीं भी बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार का अर्थ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। आपको 3 ऐसे राज्य के नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है, उस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखो, काली मृदा का रंग काला होता है, आपको पता है काली मृदा है तो उसका रंग काला होगा, इसलिए हम उसे काली मृदा कहते हैं। इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं, काली मृदा को हम रेगड़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। यह लावाजनक सैलों से बनती है। जो हमारा ये है ना, ये एक लावाजनक, जैसे लावाजनक सैल होते हैं वो काला होते हैं, इसलिए वो जब होता है ना तब ये बनता है।
यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। देखो ये महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, सौराष्ट्र में भी पाया जाता है, मालवा में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। और काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। जो काली मृदा है उसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, कपास की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे काली कपास की मृदा नाम से भी जानते हैं, इसे जो है काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जल दुर्लभता क्या है। जो जल दुर्लभता है वो क्या है, मतलब जल की कमी होना, जल दुर्लभता, ठीक है। और इसके 3 मुख्य कारण बताइए। जो हमारा जल दुर्लभता है उसके 3 मेन रीजन बताने हैं भाई, 3 मुख्य कारण। तो सबसे पहले जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए, जो हमारा जल है, जल का विशाल भंडार तथा जो नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस हो जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। इतना बड़ा जल का भंडार है, इतना बड़ा समुद्र है, इतने सारी चीजें, जल की सुविधाएं हैं, फिर भी अगर जल की कमी हो जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के निम्नलिखित कारण है। पहला, बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी की जाती है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधन का अतिशोषण करके संचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा, जल का असमान वितरण। भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है? सूखा। सूखा का मतलब क्या है कि वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और बिल्कुल सूखा हो जाता है और वर्षा बहुत कम होती है। सभी को पता है इस टाइम वर्षा बहुत ही कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में भी हम जल की कमी को देख सकते हैं, जल दुर्लभता को देख सकते हैं। तीसरा, निजी कुएं या फिर नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण जो लगातार भूजल का स्तर नीचे जा रहा है, इसके कारण जो जल है, जल का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में ही आ गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो इसमें पूछ रहा है कि आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हो। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनसे आप क्या समझते हो, और प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करो। प्रमुख जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका आपको वर्णन भी करने हैं। देखो सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझते हैं आखिर आर्थिक क्रियाएं होती क्या हैं। देखो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है वह सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य को धन प्राप्त होता है। वे सभी क्रियाएं जिसमें जो मनुष्य होता है, जो प्राणी होता है, उसको धन प्राप्त होता है, तो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खेती करना, नौकरी करना आदि। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकार भी होते हैं। पहला, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जो प्राकृत होता है, प्राकृत मतलब जो वातावरण है, प्रकृति है, उसके सहयोग से जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वो हमारा प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जैसे खनन कार्य, कृषि कार्य तथा मत्स्य पालन, ये सारे हमारे प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। दूसरा, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। तो वे क्रियाएं जो प्राथमिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं उन्हें द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कपास से कपड़े बनना, लकड़ी का कागज बनाना आदि। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राथमिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं, उन्हें हम लोग तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल है परिवहन के साधन, बैंक के सीमा कंपनी आदि। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये हमारा 5 था माय डियर स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कैसा है? ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। समझना पहला, इटली के एकीकरण आपको बताना है। इटली का एकीकरण मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। तो देखो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो इस प्रकार से। 19वीं शताब्दी में जो इटली का एकीकरण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी, जो इस प्रकार से। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इस समय जो इटली है अनेक वंशानुगत राज्यों व फिर हमारा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था।
दूसरा पॉइंट, इटलावी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। जो इटलावी भाषा है वो संपूर्ण पूरे इटली में नहीं बोली जा सकती थी, अनेक स्थानों पर उनके अनेक रूप थे। तीसरा पॉइंट देखो यहां कि जो हमारा 1830 है, 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और यंग इटली नामक सोसाइटी संगठन का स्थापना भी किया। चौथा पॉइंट है 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में जूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। पांचवा पॉइंट है 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट ने सैनिकों ने प्रवेश किया और यहां पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। छठवां लास्ट पॉइंट है, 6 ही पॉइंट होगा भाई क्योंकि 6 पॉइंट बहुत है इटली के एकीकरण में। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत कर राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हो गया। ठीक है, 1870 में एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो ये आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर लॉन्ग क्वेश्चन देखो, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा का जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त होते हैं, जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा पहले देखो, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है और यहां सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। ठीक है, फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, दूसरा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु जो है ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में किया जाता है। फिर बायोगैस, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और भी हमारे एक पॉइंट, भूतापीय। ठीक है, जो हमारा भूतापीय ऊर्जा, चार बहुत हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 पॉइंट, जो कि हमारा था ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 4 आप लोग समझ लो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस एंड लास्ट हमारा है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि भाई ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, समझे रहना। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 आपको उदाहरण देने हैं, लक्षण बताइए। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया और इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। पहला, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। तो संविधान 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, पहला संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। फिर दूसरा, कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है और इसमें बहुत सारी मंजूरी लिया जाता है ना, लेनी पड़ती है। जैसे अगर कोई चीज़ चेंज करना है तो सारी जनता से पूछो, सारे लोग से पूछो, सारे गठन से पूछो। ठीक है, शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित विवाद का फैसला उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, हम 5 बताएंगे, 4 ही पूछा था बट मैं आपको 5 बताऊंगा। ठीक है, चौथा आप लोग देखो यहां कि वित्तीय स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाना, राजस्व और उगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। ठीक है, 5वां पॉइंट है केंद्रित संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा।
अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप 2024 में जो आपका 7 मार्च को पेपर है सामाजिक विज्ञान का, आप मानचित्र का जो 10 में 10 नंबर लेकर आओगे, क्योंकि 10 नंबर का आपका मानचित्र का होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का आपका जो नंबर होता है 5 नंबर का एक, और सेकंड आपका 5 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर के आपके मानचित्र आते हैं। और आपका जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधित प्रश्न हैं, मैं आपको सारे महत्वपूर्ण आज ही करा दूंगा एक ही वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि इसकी 2 वीडियो आएगी और 2 वीडियो में आपका मानचित्र पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमारा जितने भी महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधित प्रश्न है वो भी बताऊंगा, कैसे भरना है, मेन चीज क्या है, कैसे मानचित्र को तैयार करें, सब कुछ बताऊंगा। 7 मार्च को आपका सोशल साइंस का पेपर है यार, 100% आएगा, बस इतना तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न आप लोग देखो, ठीक है, कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबसे पहले मैं आपको करा देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। देखो, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि भाई जो मानचित्र संबंधित प्रश्न होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पेपर, तो आप लोगों ने देखा ही होगा मॉडल पेपर, ये देखो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, जैसे यहां देखो आपका लिखा रहेगा मानचित्र कार्य, और आपका रहेगा यहां देखो ध्यान से, वह स्थान जहां सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नील खेत की किसानों ने आंदोलन किया, चौड़ी चौड़ा कांड कहां हुआ, सब कुछ इस वीडियो में। देखो यहां जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ, पहले आपको आधा नंबर मिलेगा कि आपने मानचित्र जो है उसमें सही जब आप लोग लिखोगे नाम, ठीक है। सही नाम का मतलब है जब आप लोग लिखोगे इसका सही नाम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ, आधा नंबर। और आधा नंबर आपको मिलेगा जब आप लोग क्या करोगे कि उसमें जो आप लोगों का मानचित्र में भरोगे, ठीक है। तो ये हम लोग समझेंगे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो। तो पहला देखो, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो है अमृतसर। अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। अमृतसर में हुआ था, लेकिन ये जो है ये पंजाब राज्य में है। अब सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूं मानचित्र का, पंजाब राज्य में है। अगर आपको राज्य आता है मानचित्र में कैसे भरते हैं, राज्य, सारे राज्य जो 28-29 राज्य हैं पूरा, अगर आपको राज्य आता है तो आप पंजाब के आसपास कहीं अमृतसर भर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। ऊपर नीचे नहीं देखा जाता, पंजाब राज्य में आप कहीं भी अमृतसर भर दो। और राज्य ऑलरेडी मैंने भरा दिया है, 29-28 जो भी राज्य हैं सारे मैंने भरा दिया है, ठीक है। देखो मानचित्र में ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये है हमारा भारत के राज्य, ऑलरेडी मैंने भरा रखा है तो वो मैं दोबारा भी भरा दूंगा। अभी मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहा हूं। मानचित्र का सबसे मेन पॉइंट है कि भाई ये पंजाब है, पंजाब में कहीं भी आप आसपास कहीं भी दर्शा सकते हो अमृतसर। देखो सबसे पहले हमारा ऊपर होता है लद्दाख या जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हमारा पंजाब होता है मानचित्र में, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ऐसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ नीचे आओ, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, ठीक है, सारा है, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे आपके पूरा क्या है राज्य दर्शाए जाते हैं। ये राज्य ऑलरेडी भरना मैंने बता दिया, आप सर्च कर लो मानचित्र कैसे भरे भाई सरवन लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। अगर ये पता है तो आप पंजाब में कहीं भी भाई ये अमृतसर दर्शा सकते हो, अमृतसर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो पहले हम लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन वापस लिया गया वो है चौड़ी चौड़ा, चौड़ी चौड़ा, ठीक है, चौड़ी चौड़ा। और ये जो है ये है यूपी में, कहां है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। अब भाई उत्तर प्रदेश पता है मानचित्र में तो आपको नंबर मिल गया समझ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वह स्थान जहां सूती मिल मजदूरों ने के साथ सत्याग्रह की शुरुआत हुई, वह स्थान जहां सूती मिल मजदूरों ने सत्याग्रह की शुरुआत की वो है बच्चों, अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, अहमदाबाद। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि ये याद रखना, आधा नंबर तो ऐसे फिक्स हो जाएगा, फिर मानचित्र में भर दोगे आपको फिक्स हो जाएगा। और अगर आपको राज्य पता है तो गुजरात में है अहमदाबाद, तो कहीं भी उसी के आसपास आप गुजरात के आसपास कहीं अहमदाबाद भर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
चौथा है वह स्थान जहां चौरी चौड़ा कांड हुआ। तो चौरी चौड़ा कांड कहां हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, और गोरखपुर में हुआ था चौरी चौड़ा कांड, गोरखपुर। ठीक है, देखो सारा मैं आपको करा रहा हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैं आपको करा दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से करा रहा हूं ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। यार पेपर में पूरा छाप कर आना है, मैं आपको सारा करा दे रहा हूं तो बचेगा क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 5 नंबर में यही पूछ रहा है। देखो ध्यान से समझना, ये पता होना चाहिए, मानचित्र में कुछ नहीं भर पाओगे अगर इसका आंसर नहीं पता होगा। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, जो नमक का कानून है वो तोड़ा, और सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई, तो इसका कौन सा आंसर होगा? वो है माय डियर स्टूडेंट दांडी। अब सोच रहे होंगे यार दांडी कहाँ है? दांडी वो है गुजरात में। अब राज्य पता है भाई मानचित्र में गुजरात कहाँ है, तो दांडी भर दोगे, और गुजरात के आसपास कहीं भी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसके स्टेट हैं, जो राज्य हैं उसको पहले सीख लो भरना। ठीक है, ये देखो 5 इंपॉर्टेंट है, अभी और भी हैं, ऐसा नहीं है 5 ही आएगा, इसमें से 5 कोई आएगा, लेकिन मैं आपको सारा करा देता हूं जितना भी आपके हैं। ठीक है, पूरे इंपॉर्टेंट एक साथ, क्योंकि मैं 2 ही वीडियोस का लाऊंगा, एक आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाऊंगा, बस आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जो कर मुक्ति अभियान से संबंधित है, वह स्थान जो कर मुक्ति अभियान से संबंधित है वो है बच्चों बारडोली, बारडोली। और ये भी हमारा गुजरात में ही है, मतलब गुजरात में ये सब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गुजरात का मेन पॉइंट याद कर लेना कि कहाँ होता है गुजरात मानचित्र में। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसमें तो शायद किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इतना नहीं समझ पाओगे तो क्लास 10th में हो, छोटे बच्चे थोड़ी हो कि आपको एक एक अक्षर समझाया जाएगा। वह स्थान जहाँ बागानी मजदूरों ने आंदोलन किया, तो बागानी मजदूरों ने आंदोलन कहां किया था बच्चों? चंपारण में। अब चंपारण कहां है? चंपारण है बिहार में। चंपारण कहां है? बिहार में। ठीक है, तो भैया बिहार आपको पता होगा मानचित्र में कहां है, तो चंपारण उसी के आसपास भर देना। ठीक है, मैंने बता दिया है कि ये जो राज्य है ना भैया, राज्य पहले सीख लो दर्शाना। बिहार कहां है? इसी में देखो बिहार होगा कहीं, उसी के पास आप चंपा, ये बिहार है, इसी के आसपास कहीं चंपारण दर्शा दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना पहले राज्य समझ लो। 8 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आयोजित हुआ, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आयोजित हुआ। तो किसान सत्याग्रह कहां आयोजित हुआ था? खेरा में। खेरा, अब खेरा कहां है? गुजरात में। खेरा कहां है बच्चों? गुजरात में। ठीक है, तो वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आयोजित हुआ वो है खेरा, और खेरा जो है वो है गुजरात में। ठीक है, वह स्थान जहां भारत की राजधानी है, तो ये सभी को पता है, दिल्ली या फिर नई दिल्ली। नई दिल्ली लिख सकते हो या फिर दिल्ली, अब ये तो सभी को पता है। ठीक है, नई दिल्ली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं बस उतना तैयार कर लो मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। 10 नंबर का आता है, 5 नंबर तो आपका इतिहास से आएगा, 5 नंबर भूगोल से, तो मैं आपको 10-10 यानी कि 20 करा दूंगा। और अगर आपने 20 तैयार कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 20 आप तैयार कर लो, बस इसी 20 में से आपका सारा आएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन समझो कि दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। जो दिसंबर 1920 में, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार हुआ था, तीनों समझ लेना कहां कहां हुआ था अलग अलग। ठीक है, कहीं कलकत्ता में हुआ था, ये हमारा जो 1920 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, वो हुआ था नागपुर में। नागपुर में। ठीक है, तो ये हमारा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानचित्र वाले, जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लो, बस इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये हमारा 10 हो गया। अब हम लोग 11 से देखेंगे जो हमारा भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आता नहीं चिन्ह द्वारा नाम सही, तब कहोगे सर कहाँ आता है, कैसे पता करेंगे, तो भाई मैं आपको दिखा देता हूं, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो 5 नंबर का हमारा ये भी आता है, देखो लिखा हुआ है भागड़ा नागलवान चिन्ह द्वारा, गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक चिन्ह द्वारा, भारत में झारखंड चावल के उत्पादक चिन्ह द्वारा। तो ऐसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये भी आते हैं। तो 10 नंबर का आता है ना, तो इस 5 क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला,
पहला क्वेश्चन देखो, पश्चिम बंगाल एक उद्यान, चिन्ह ये है, ठीक है, चिन्ह ये है, देख लो। ऐसे आपको आयत बनाना है, बीच से काट देना है, ठीक है, मतलब ऐसे बिगड़ लेना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। जो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान है, एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम से, तो वो हमारा कौन सा है माय डियर स्टूडेंट? पता है कि नहीं पता है? पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, वो है सुंदरवन। सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर बना बांध इन चिन्ह द्वारा नाम से, मतलब जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर बना बांध कौन सा है? तो देखो चिन्ह द्वारा नाम, चिन्ह आपको ये डॉट वाला लेना है, तो देखो वो हमारा जो बांध है वो है सरदार सरोवर बांध बताना था, तो सरदार सरोवर बांध है। अब ये मैं आपको बता दूं किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में आप कहीं भी एक डॉट पिन देकर ऐसे और लिख देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको इसको भरने का एक अलग से वीडियो लाऊंगा। देखो मैंने आपको बताया था मानचित्र की 2 वीडियो आएंगी, 2 वीडियो में आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ये है जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। देखो आपको ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट एक साथ करा देता हूं, फिर इन सबको मानचित्र में भरने की नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं आपको सारा मानचित्र में भरा दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप राज्य भरना सीख लो। राज्य भरना सीखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वीडियो की मिल जाएगी। वो थोड़ी पुरानी वीडियो है बट उसमें मैंने एक एक राज्य अच्छे से दर्शाया है, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। महानदी चिन्ह द्वारा नाम से, तो महानदी कहाँ जहां भी है इस चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शा देना, ठीक है। इसके लिए आपको मिल जाएंगे 1 नंबर, ठीक है। कोई एक जगह तो है नहीं, महानदी एक नदी है, तो जो चिन्ह दिया गया इस वाई के आकार का, इस चिन्ह द्वारा जहां भी महानदी है मानचित्र में वहां आप दर्शा देना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र ये है ट्रायंगल चिन्ह द्वारा नाम से। जो झारखंड है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड है ना, तो झारखंड में क्या होता है? झारखंड में उर्वरक उत्पादक एंड कोयला, कोयला को होगा झरिया। झरिया जो है वो कोयला का उत्पादक है, एक क्षेत्र है, ठीक है। ट्रायंगल का चिन्ह बनाना ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पट्टन, ये है चिन्ह, देखो ध्यान से, ये वाला चिन्ह, ठीक है। चिन्ह द्वारा नाम से, चिन्ह जरूर दर्शा देना। चिन्ह से क्या होता है ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन अलग अलग है। और हाँ, आप वहां चिन्ह जहां लिखना वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख देना, ठीक है, और चिन्ह दर्शा देना और नाम भी लिख देना, ऐसा नहीं, नाम भी लिख देना। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पट्टन इस चिन्ह द्वारा नाम से, तो वो जो पट्टन है वो है बच्चों विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये है हमारा उत्तर कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पट्टन चिन्ह द्वारा नाम से, तो वह विशाखापट्टनम आप दर्शा देना, नंबर भर भर के मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र ट्रायंगल चिन्ह द्वारा नाम से, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो हमारा तारापुर है, ठीक है। आप कहोगे सर ये किस राज्य में है, तो मैं आपको बता देता हूं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हमारा तारापुर है और ये जो है एक ऊर्जा केंद्र है और ऊर्जा केंद्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादन राज्य को, ये चिन्ह देख लो भाई, वर्ग के आकार का चिन्ह द्वारा नाम से। तो भारत में गेहूं उत्पादन राज्य है, देखो भारत में जो मुख्य गेहूं उत्पादन राज्य है, बहुत सारे राज्य हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं, बट एक राज्य को इधर दर्शा दो तो हम उत्तर प्रदेश लिख देते हैं क्योंकि ये भाई हमारा गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश लिख दो बस, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर आप भी कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप भी कंफ्यूजन है तो भाई क्यों कंफ्यूजन है? मैंने तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया और मैंने आपको जो मानचित्र भरने के लिए बताया है स्टूडेंट, जो मैंने मानचित्र भरने के लिए बताया राज्य ना, वो जरूर देख लेना, ठीक है। ये जो राज्य मैंने बताया है, ये जैसे देखो यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, उसी के नीचे हमारा उत्तराखंड रहता है, उसी के जस्ट नीचे हमारा उत्तर प्रदेश रहता है, उसी के इधर चलोगे बिहार आएगा, इसी के नीचे हमारा झारखंड होता है, उसी के बगल में हमारा पश्चिम बंगाल होता है। एक एक को मैं देखो गोला बना रहा हूँ, ये हमारा उसी के बगल हमारा
पंजाब होता है, फिर ये दिल्ली है, दिल्ली के नीचे हमारा राजस्थान है, राजस्थान के नीचे हमारा गुजरात है, गुजरात के नीचे आओगे हमें महाराष्ट्र मिलेगा, महाराष्ट्र के नीचे हमें कर्नाटक मिलेगा, उसी के बगल आंध्र प्रदेश मिलेगा, ठीक है। फिर ये बेंगलुरु है, पांडुचेरी है, फिर यहाँ हमारा देखो ये तेलंगाना है, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, बीच में हमारा मध्य प्रदेश होता है, काफ़ी अच्छे से है, मतलब बहुत अच्छे से इसमें भरा हुआ है। फिर ये त्रिपुरा है, ये हमारा सिक्किम है, ठीक है, ये हमारा असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये म्यांमार है, ठीक है। तो ऐसे आप सारा तो लगभग हो गया, तमिलनाडु है, ठीक है। तो मैं राज्य बता रहा हूँ, देश तो बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। बस हो गया, इतना ही आपको देखना है, बस इतने गोले जितने हैं उतने ध्यान से समझ लो बस, ठीक है। टिहरी बांध, टिहरी बांध चिन्ह द्वारा नाम से, तो टिहरी बांध जहां भी है इस चिन्ह द्वारा नाम सहित ऐसे ये वाला चिन्ह दर्शा देना। कोयला उत्पादन कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो कोयला उत्पादन कोई एक केंद्र झारखंड है, झारखंड लिख दो, और झारखंड। देखो 19 क्वेश्चन है, एक 20 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो दूंगा नहीं, वो आप लोगों के लिए एक प्रॉमिस है कि आप लोग जो ये राज्य मैंने कहा है, राज्य राज्य दर्शाना, ये आप लोग हमारी वीडियो देखना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वो HW है, वो आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। राज्य दर्शाना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये देखो, मैंने आपको 20 ऐसे क्वेश्चंस कराए, इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैंने आपको उत्तर भी बता दिया। अब इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, एक वीडियो आएगी कि इसको हमें मानचित्र में कैसे पढ़ना है। देखो अभी मैंने आपको ये बता दिया, अब इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, अभी आप इस वीडियो को देखो और ये समझ लो कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर है, और जो राज्य दर्शाना मैंने बताया है वो समझ लो, फिर आपका मानचित्र खत्म हो जाएगा। इन सबका सोल्यूशन जो मानचित्र में भरना मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए ना, 20 क्वेश्चन मैं आपको मानचित्र में भरना सिखा दूंगा, फिर आपका जो मानचित्र का कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ये था हमारा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिया, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।